हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCC 132 यूनिट 4 ब्लॉक 2 एटीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंज। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे जिसमें फर्स्ट इंट्रो है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीट्यूड्स, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स और एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड लास्ट एटीट्यूड चेंज। तो ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर क्वेरी ग्रुप में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो आप हमें क्वेरी ग्रुप में मैसेज करके आप हमसे वो नोट्स उस सब्जेक्ट के ले सकते हैं। एंड गेस्ट पेपर भी हमारे पास है, तो वो भी आप ले सकते हैं। बस आपको क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज करना है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो आज का हमारे टॉपिक्स है वो क्या है। अब जैसे इंट्रो में है कि एटीट्यूड को एक जर्नली हम यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, थॉट्स और बिहेवियर्स के जो दूसरे लोगों के मतलब होते हैं। मतलब हम होता है कि दूसरे लोगों को हम किस तरीके से अपने फीलिंग्स, थॉट्स और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी इश्यूज़, इवेंट और सिचुएशन से रिलेट करके। जैसे हम क्या है कि जैसे हमारी डेली लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे तरीके से हम एटीट्यूड का जो वर्ड है उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। अब कोई एटीट्यूड को किसी वे में डिफ़ाइन करता है, कोई किसी वे में डिफ़ाइन करता है। तो सबका जो तरीका होता है ना वर्ड को इसको यूज़ करने का, वो बहुत डिफरेंट होता है और मोस्टली उसको बहुत अच्छे से यूज़ भी करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एटीट्यूड्स के बारे में बात करें, तो इसके 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एटीट्यूड के, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ये है कि एटीट्यूड एज अ मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रीडनेस, सोशल साइकोलॉजिस्ट टूल दैट claim to measure attitude are in fact indirect measures of attitudes। अब फर्स्टली ये है कि जो एटीट्यूड्स है वो मेंटल एंड न्यूरल स्टेट को रीड करने के लिए होता है। मतलब सोशल साइकोलॉजिस्ट टूल्स का ये होता है कि इसमें क्या है कि हमें अगर एटीट्यूड्स को मेज़र करना है तो हम इनडायरेक्टली उसको मेज़र करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इसमें काम आता है, ठीक है। सेकंड है कि जो एटीट्यूड्स है वो रिक्वायर्ड करता है और ऑर्गेनाइज करता है हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इसमें कुछ अजप्शंस भी हैं। जैसे अगर ये ओवर एम्फेसिस होता है तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सोशल लर्निंग एटीट्यूड फॉर्मेशन को लर्न करना होता है। मतलब जैसे सोशल है, अब बाहर की चीज़ों को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, उसके लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और एक जेनेटिक का भी रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो कि फैमिली वालों का जो होता है वो एक अलग मैटर हो जाता है कि उसका जो भी है वैसे ही हम सेम रिएक्ट करते हैं, सेम एटीट्यूड होता है, सेम बिहेव होता है, तो वो हमारा हो जाता है। उसमें हम एक अजम्पशन हमारा रह जाता है, ठीक है। फिर फाइनली लास्ट हमारा होता है कि जो एटीट्यूड है वो डायरेक्टिव और डायनामिक इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सेस पे। वो रिलेट करता है हमारे सिचुएशंस और ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे सिचुएशन और ऑब्जेक्ट्स का क्या रिलेट है, जैसे अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारी फीलिंग्स दूसरे उस सिचुएशन पे अलग है और डिफरेंट सिचुएशन पे अलग है। तो उसी से रिलेट है कि एटीट्यूड्स आर नॉट मेनली फीलिंग्स और बिलीव्स दैट वी हैव रिक्वायर्ड इन पीपल, इश्यूज, इवेंट एंड सिचुएशन, बट दे ऑल्सो गाइड एंड प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर रिस्पॉन्सेज। जो भी ये है कि हमारा एटीट्यूड सिर्फ फीलिंग्स और बिलीव्स या फिर लोगों के इश्यूज़ और इवेंट्स या सिचुएशन के ऊपर नहीं होता है। वो होता है कि वो हमें गाइड करता है कि इसका आगे फ्यूचर में किस तरीके से रिस्पॉन्स होने वाला है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार करा देता है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। अब ये इसके इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स से जो 3 कंपोनेंट्स हैं ना वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं।
फर्स्ट है कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है कि एटीट्यूड रेफर द बिलीव्स एंड थॉट्स प्रोसेस एसोसिएट विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है, हमारा जो हमारे थॉट्स और जो हमारे बिलीव्स है उसका एक प्रोसेस होता है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के साथ। अब इसमें क्या है कि इसमें हमें गाइड किया जाता है कि किस तरीके से जो भी हमारे एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स है उनसे हमें जो भी मतलब उससे रिलेट हमारी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा इफ़ेक्टिव कंपोनेंट। अब इफ़ेक्टिव कंपोनेंट में क्या है कि जो हमारे डेली जितने भी हमारे एटीट्यूड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो सारे इसमें देखे जाते हैं। मतलब जैसे कि हमें जब हम खुश हैं या फिर नहीं हैं उसके क्या क्या रिस्पॉन्स आते हैं वो सारे देखे जाते हैं। बिहेवियर कंपोनेंट में स्पेसिफिक एटीट्यूड होता है जो कि हमारा स्पेसिफिक टेंडेंसी मतलब बिहेवियर पे होता है जिसे रीड किया जा सकता है, वो भी एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की। अब जैसे देखो बिहेवियर का क्या है कि बिहेवियर कंपोनेंट हमारा हो जाता है कि हम किस तरीके से किसी भी सिचुएशन और इवेंट के थ्रू हमारा जो रिएक्शन होके जो हम बिहेव करते हैं तो वो किस तरीके से हमारा किया जाता है, उसका एक किस तरीके से होता है। मतलब जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि हाँ मेरे दोस्त का ना इस वाले सिचुएशन पे ना उसका ऐसा बिहेव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो वो हमारे उस चीज़ में उसको समझने में और उसको देखने में कि हाँ इसका बिहेवियर ऐसा होता है तो वो उसको हमारी हेल्प करता है। ओके, ठीक है। अब आता है हमारे टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। अब ये इस चीज़ के लिए तो हम तो अवेयर है ही कि जितने भी जो एटीट्यूड्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को। ठीक है, जैसे हमारा एक्सप्लिट एटीट्यूड हो गया। एक्सप्लिट एटीट्यूड हमारा वो फंक्शन होता है जो कि हमारे कॉन्शियस लेवल का होता है, जिसमें हम ये होता है कि जो भी हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस होता है उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे होता है। एक्सप्लिट एटीट्यूड हमारा एक्टिवेट होता है हमारे जो भी हमें जो हमारे इवेलुएट और एग्जीक्यूशन होता है उनके प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए उसको एटीट्यूड को मतलब एक्सप्लिट एटीट्यूड को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे भी होते हैं। और इसमें हमारे एक एक्सप्लिट एटीट्यूड भी होता है जो ऑटोमेटिकली हमारा इफ़ेक्ट करता है बिहेवियर पे बिना किसी कॉन्शियस और थॉट्स और ना किसी लेवल ऑफ अवेयरनेस के। ठीक है, मतलब जो एक्सप्लिट होता है वो तो हमारे कॉन्शियस लेवल और थॉट्स को मिला के होता है। ठीक है, उसके थ्रू होता है, बट हमारे एक्सप्लिट एटीट्यूड में ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के एटीट्यूड होते हैं। अगला आता है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, जिसमें अडप्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट फंक्शंस होते हैं। इसमें क्या है कि इस प्रोसेस में लोग लर्न करते हैं स्पेशली वो एक्सेप्ट को जो भी व्यू ओपिनियन और एटीट्यूड्स होते हैं ये डेवलप किया जाता है ताकि जो एटीट्यूड है वो प्रोवाइड करता है एक सिंपल एंड एफिशिएंट मीनिंग ऑफ इवेलुएटिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको इवेलुएट करने के लिए उसका समझना और उसको किस तरीके से समझना है, किस इजी वे में समझना, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। फिर आता है सेकेंड नॉलेज फंक्शन। अब इसमें क्या है कि एटीट्यूड फंक्शन है सिंप्लीफाइड कैटेगरी फॉर वेरियस सोशल स्टिमुलस विच फर्दर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स सोशल वर्ल्ड। अब जो सोशल वर्ल्ड है मतलब बाहर की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको समझने के लिए उसमें हमारी ये वाली नॉलेज फंक्शन वाला एटीट्यूड हमारा हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से सोशल वर्ल्ड में जो कैटेगरीज डिवाइड की गई है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है या कुछ भी होता है उसको समझने के लिए। ईगो डिफेंसिव फंक्शन। अब इसमें क्या है कि इस फंक्शन में हमारे इन्वॉल्व होते हैं साइको एनालिटिक प्रिंसिपल्स, जिसमें लोगों के जो
डिफेंस मैकेनिज़्म हो गया, डैनियल रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन, रीजनलाइजेशन, जो भी होते हैं ये सारे, इन सारों को प्रोटेक्ट करने में कि हमारे साइकोलॉजी हार्म ना हो, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ईगो डिफेंसिव फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पॉइंट्स आते हैं उन सबको लर्न करने की, उन सबकी नॉलेज, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन हमें बताती है, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है कि हमें जो एटीट्यूड हम लर्न करते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और कुछ हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर करते हैं, जो कि राइट और रॉन्ग एटीट्यूड होता है, ठीक है। फर्स्ट इसमें आता है मेरी एस्प्रोस। अब ये वाला होता है कि हमारे जो फूड, फोटोग्राफी, वर्ड, एडवर्टाइजमेंट, इनके थ्रू जो हमारे फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स है किसी दूसरे के अपोजिट, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। अब पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है, और काफ़ी बार चेंज भी होता है ये, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एटीट्यूड है ना वो एक्वायर करता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो कि हम ऑब्जर्व करके और हमारे बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करता है। तो काफ़ी बार क्या है कि लोगों के पास जो भी मतलब रिसर्च करने पर उनके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, वो सपोर्ट करती है उस एटीट्यूड को, कि जो जितना भी मतलब उसका एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जो कि देखो एक्सपीरियंस क्या है कि एक्सपीरियंस हमारा डायरेक्ट ही होता है, कि हमें जो जो हम फील करते हैं उसी के बेसिस पे हम सामने वाले की चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि देख उसने जब हमारे साथ ये सिचुएशन हुई थी तो उसने इस तरीके से बिहेव किया था, और उसने हमारी हेल्प नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो वो उसी के बेसिस पे उसको जज कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट वो हो जाता है आपका, ठीक है। क्लासिकल कंडीशन में क्या है, एक बेसिक हमारा मैकेनिज़्म होता है जो कि हम लर्न करते हैं, जिसे हम न्यूट्रल स्टिमुलस भी बोलते हैं, और कंडीशन क्लासिकल कंडीशंस के उसमें, ठीक है। इसमें ना बहुत सारे ना मतलब ये होता है कि ये जो बेसिकली है ये किया जाता है रिपीटेशन में, कि एक बार कर लिया, दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार कर लिया, तो चौथी बार हमें उसकी एबिलिटी का पता चल ही जाता है कि वो एक्चुअल में कितना कैपेबल होता है सिचुएशन को फेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ओके। अब आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या है कि इसमें एक्वायर किया जाता है स्ट्रेट, इसमें मतलब रिस्पॉन्स जो भी होता है वो एक्वायर्ड और स्ट्रेंथ को देखा जाता है कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस आता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेंट कंडीशन एज्यूम दैट द बिहेवियर दैट फॉलो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस एंड स्ट्रेटन एंड देयर लाइकलीहुड इज इंक्रीज। अब इसमें क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेट कंडीशन में क्या है कि एज्यूम किया जाता है कि जो बिहेवियर है वो किस पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस में फॉलो किया जाता है, और जो स्ट्रेंथ है उसकी, और जो लाइकलीहुड, सारी चीज़ों को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर हम सोशलाइजेशन प्रोसेस का अगर हम देखें तो उसमें पेरेंट्स है काफ़ी बार बच्चों को ना रिवॉर्ड देते हैं वर्बल पेरेंट्स में, या फिर ऐसे कि हाँ उन्होंने मतलब होता है ना कि अगर मतलब पहले ही बता दिया जाता है बच्चों को कि अगर तुम्हारे 10th या 12th में इतने अच्छे मार्क्स आए तो तुम्हें ये मिलेगा, या तुम जो बोलोगे हम तुम्हें वो ला के देंगे, तो वो एक मतलब रिवॉर्ड की तरह से उनका मतलब काम होता है कि हाँ अगर हमने इतने अच्छे मार्क्स मिले तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद था ऑब्जर्वेशन लर्निंग। अब इस कॉम्प्लेक्स सोशल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे एटीट्यूड होते हैं जिसमें डायरेक्ट रिवॉर्ड भी मिलती है और पनिशमेंट भी मिलती है, तो ऐसे मतलब ऐसे काफ़ी टाइम होता है जिसमें ऑब्ज़र्व किया जाता है पेरेंट्स और पीयर्स को, जो कि एक पर्टिकुलर एटीट्यूड तो ही एंटिटी ग्रुप या पीपल सोशल इश्यूज इन सब में होता है, जिसमें वो एक्वायर करते हैं कि सिंपली उनको ऑब्ज़र्व करो, और मतलब सिंपली उनके एटीट्यूड को ऑब्ज़र्व करो और उनका बिहेवियर पता चल जाता है, ठीक है। फिर आता है जेनेटिक फैक्टर। अब काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा जेनेट होता है हम उसी का जो हमारा
चलता है, बस वही चलता रहता है। लाइक अगर उनको जो पसंद है सेम वही पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो वो हमें भी नहीं पसंद है। तो ये वाला फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है एटीट्यूड चेंजेस में, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट और वैलेंसी ऑफ इनिशियल एटीट्यूड और वैलेंसी ऑफ चेंज एटीट्यूड। अब इसमें हमारा ऑटोमेटिक वेपन हमारा एक सब ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वैलेंसी में हमारा अगर चेंज करना हो तो हमारा चेंज एटीट्यूड हो जाएगा नेगेटिव में। न्यूट्रल है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव अगर हमारा वैलेंसी में है मतलब इनिशियल में है तो वो चेंज में हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हमारा एटीट्यूड चेंज को हमारा बैलेंस करता है। अब इसमें हमारे कुछ थ्योरीज़ है, वो है बैलेंस थ्योरी। अब बैलेंस थ्योरी का मतलब है कि जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके लिए हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, POX, द पर्सन, द अदर पर्सन, द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो बैलेंस थ्योरी है ये टेक हमारे रिलेशनशिप्स में ज़्यादातर देखी जाती है, जो कि एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम किसी में भी एक दूसरे से बात नहीं करना, रिलेशनशिप में टॉक नहीं करना, सिंपली चूँकि हम उनकी नेगेटिव चीज़ों को मतलब पसंद नहीं करते हैं। तो उसी के चक्कर में इन्होंने हमें बैलेंस थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि इसमें हमारे जो 3 एलिमेंट्स होते हैं जो ये हमारे सिचुएशन को रिलेट करते हैं, बट जो रियल सोशल सिचुएशन होती है वो उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है अगर हम 3 एलिमेंट्स की बात करें। अब देखो सिंपल से, P मतलब द पर्सन, जो पर्सन है, और मतलब जो अदर पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है, जो कि रिलेशनशिप में ही हो सकता है, और बीच में कौन सा ऐसा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से वो चेंज आ रहा है। ओके, तो अगला आता है कॉग्निटिव डिसोनेसिंग थ्योरी। अब इसमें क्या है कि जो डेली सोशल लाइफ में है उसमें नोटिस किया जाता है कि उसके थॉट्स, उसके एटीट्यूड्स, उसके एक्शन, वो सारे ऑटोमेट रिस्पॉन्स होते हैं हमारे डिस्ट्रेस को, साइकोलॉजी डिस्ट्रेस को जनरेट करने के, जैसे चेंज बिलीव, चेंज बिहेवियर, चेंज परसेप्शन ऑफ बिहेवियर, फोर्स कॉम्प्लेसिव बिहेवियर। अब ये वाला जो है, ये वाला हमारा जो लाइफ पे मतलब हमारी जो सिचुएशन आती है लाइफ में, उसमें वो हमारा फोर्स करता है कि हमें किस तरीके से पब्लिकली बिहेव करना है, किस तरीके से पर्सनली और प्राइवेटली चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें आता है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर। अब जो ये है उसी में हमारा, ये तो जो थे 3 पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे ये हमारे साइकोलॉजी डिस्ट्रेस के ही थे। एंड अब इसमें कुछ हमारे ऐसे हैं कि जो हमारे रिलेट करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें बोला है कि जैसे कोई भी मैरिड है या फिर जो करियर को लेके है, तो उस सिचुएशन में हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उसी में हमारे ना सोशल सेटअप जो होता है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा ट्रिपिटल हो जाता है, वो भी गर्ल्स के लिए, कि उन्हें कैसे वो डिसीजन ले, किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल ले। मतलब क्योंकि डिसीजन लेना बहुत मुश्किल तो हो ही जाता है, जो कि उन्हें अपना करियर भी सेट करना और साथ के साथ कुछ जो लिमिटेशन होती है लड़कियों के ऊपर, उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ता है कि इस लिमिटेशन के बाहर, मतलब जो लिमिट हमारी बनाई गई है उससे हमें बाहर नहीं जाना है, नहीं तो फिर हमें जो थोड़ी बहुत भी जो छूट मिल रही है वो चीज़ नहीं होती है। तो उसी को लेके होता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें इस चीज़ को लेके होता है कि करियर कैसे सेट करना है मैरिड में। तो इन सारी सिचुएशंस में डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर आता है एफर्ट जस्टिफिकेशन। अब इसमें लॉजिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो भी लोग हैं वो अटैच करते हैं ज़्यादातर वैल्यूज़ और गोल जो अचीव किए जाते हैं बहुत सारे एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है। अब आता है लास्ट मतलब इसी में थर्ड हमारा जो सिंपल रिसर्च एविडेंस पे बेसिस है। ये क्या है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो एक्चुअली चेंज कर देता है हमारे एटीट्यूड्स को।
जैसे काफ़ी बार होता है कि जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में या फिर सुनते भी है, फ़ोन में भी देखते हैं, तो उन वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे तरीके से की जाती है कि जो हमारा उस प्रोडक्ट्स या फिर किसी भी चीज़ को लेके जो हमारी सोच होती है उसको बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ड्यूल प्रोसेस मॉडल ऑफ रिसेप्शन, फैक्टर इफेक्ट इन प्रेजेंट, जैसे सोर्स, मैसेज, कैट, चैनल एंड ऑडियंस। एंड फिर आता है रजिस्ट्रेशन, तो उसमें हमारे रियल टेंस हो गया, फॉर वर्मिन होते हैं, सेलेक्टिव एक्सपोज हो गया, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये वाला आप है ना इसको रिलेट भी करते हो, खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से किसी प्रोडक्ट्स या फिर उसको लेके किस तरीके से हमारा जो पूरा एटीट्यूड होता है उस चीज़ को लेके पूरा डिफरेंट कर देते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा चैप्टर जिसमें हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं एंड होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी रहते तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप बता सकते हैं। एंड बाकी आप जो भी किसी चीज़ के आपको नीड हो तो आप हमें क्वेरी ग्रुप में मैसेज कर दें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ओके, बाय बाय।